नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में चर्चा छोटे राज्यों की बढ़ती मांग पर। इस समय देश में करीब दर्जन भर राज्यों की मांग जोर पकड़ चुकी है। अकेले असम में 4, यूपी में 3, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात आदि आदि। ऐसा लग रहा है जैसे मानो पूरे देश में अपना राज्य बनवाने की होड़ सी लग गई है। और अचानक तेज हुई इन मांगों की वजह है तेलंगाना राज्य को मंजूरी। हाल ही में केंद्र में सत्ताधारी कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग को स्वीकार किया और इसके बाद जैसे पंडोरा बॉक्स खुल गया। तो ये मांगे एक तरफ हैं और दूसरी तरफ मुंबई को भी नगर राज्य बनाने की मांग उठने लगी है। और आज हमारी कोशिश यही है कि हम इनके प्रतिनिधियों को आपसे रूबरू कराएं, एक सार्थक नजरिया देश के सामने लाएं। विदर्भ के लिए हमारी पार्टी की ओर से हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हरित प्रदेश बनाना है तो उसी तरह के आंदोलन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। Only one point is in the Gorkhaland state. तो छोटे राज्यों की बढ़ती मांग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान हैं और तमाम छात्र छात्राएं अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं जेडी सीलम साहब, जो कि इस समय वित्त राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और इनका परिचय ये है कि ये यूनाइटेड आंध्रा के समर्थक भी हैं। बहुत स्वागत है आपका सीलम साहब। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली हैं। नलिन, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ पीडी शिनॉय साहब हैं, जो कि पूर्व विशेष सचिव रह चुके हैं गृह मंत्रालय में, और इनको एक तरह से क्रेडिट दिया जा सकता है कि जो 3 राज्य 2001 में बनाए गए थे, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो झारखंड की बात हो, और इसके अलावा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इन तमाम चीज़ों में आपका बहुत बड़ा एक तरह से रोल रहा। आपसे भी चर्चा करेंगे कि अगले राज्य बनाए जाने की जो तैयारी हो रही है उसमें किस तरह की भूमिका गृह मंत्रालय की होती है और कैसे उसको बनाए जाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। इसके अलावा हमारे साथ हैं एक और ख़ास मेहमान, पश्चिम बंगाल में कलिंपोंग से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता और विधायक HB शेत्री साहब। बहुत स्वागत है आपका शेत्री साहब। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीना व्यास। लगातार आप इनको हर मुद्दे पर सुनते रहे हैं, खुलकर बोलती हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक खास रिपोर्ट। एक आग बुझी तो ये कई जगह भड़क उठी है। अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। विदर्भ के लिए हमारी पार्टी की ओर से हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हरित प्रदेश बनाना है तो उसी तरह के आंदोलन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। Only one point is in the Gorkhaland state. क्या सरकार ने कांग्रेस का सियासी स्वार्थ पूरा करने के लिए जगह जगह अशांति को हवा दे दी है? तर्क नहीं, आंदोलन का जोर। सरकार यही भाषा समझती है। अगर गोरखालैंड, बोडोलैंड, बुंदेलखंड, विदर्भ, हरित प्रदेश, पूर्वांचल समर्थक आंदोलनकारियों ने यही मतलब समझा है तो गलत क्या है? अलग तेलंगाना का आधार भाषा ही नहीं है। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट ने पिछड़ेपन का तर्क तोड़ दिया। आदिवासी या किसी विशिष्ट समुदाय की अस्मिता की रक्षा का भी मुद्दा नहीं था। फिर भी तेलंगाना बनेगा क्योंकि अलग राज्य समर्थक आंदोलनकारियों ने अपनी ताकत दिखाई और अब कांग्रेस को वहां से अपनी सीटें बचानी है। तो अब रास्ता क्या है? क्या जरूरत राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की है? क्या मर्जी और सहूलियत का ये नजरिया सही है? क्योंकि मसला कहीं ज्यादा गंभीर है। तय ये होना है आबादी, क्षेत्रफल, भाषा और अन्य विभिन्नताओं के आधार पर आखिर देश में कितने राज्य होने चाहिए। नए राज्य बनाने का मकसद क्या हो? अस्मिता की स्वीकृति या विकास और बेहतर प्रशासन, या सत्ता एवं नियोजन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण? संसाधनों में आत्मनिर्भरता का सवाल है। तो अतीत में बने राज्यों का तजुर्बा भी गौरतलब है। सरकार ने इन पर सोचे बिना तेलंगाना को राज्य बनाने का दांव चला है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तो चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी सीलम साहब। अब आपकी पार्टी ने एक नया राज्य बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये ऐलान जो नया राज्य बनाने का किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, ये किसी को फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा है। ना भाषा उसका आधार है, ना पिछड़ापन उसका आधार बताया जा रहा है, और ना ही
कोई विशिष्ट समुदाय की अस्मिता की रक्षा का मामला ही यहाँ पर दिखता है। फिर क्या जन भावना और आंदोलन ये सिर्फ आधार है राज्य बनाए जाने का? ये नया राज्य नहीं है, दो प्रांत का विलीन करके एक बड़ा प्रांत बना गया है। उस समय भी इस मांग को उन्होंने राइज किया था। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कुछ साल आप जीवित करो, मिलके करो, जब देखा जाएगा आप नहीं रह सकते तो आपको ये रास्ता है ही है। इंदिरा जी ने कहा इस देश में आप शुरू करें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। राजीव जी ने भी कहा हम सबको ग्लोबल विलेज है, ये टुकड़ा होने का एक समय नहीं है। सोनिया जी भी वही मुद्दा में आगे जा रहे थे, लेकिन तो बाल विवाह हुआ था और जब राज्य मैच्योर हुए तो दोनों अलग हो गए। इस सेपरेशन का विधान तो पहले से ही इतना था। जल्दीबाजी में एक डिसीजन पे मत आइए। गणतंत्र में लोग का भी एक आवाज सुनने का जरूरी है। लोग का आवाज हम इस डेमोक्रेसी में जो राजनीति जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सुनाया जाता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज 10 साल से मांग रहे हमको इसको, क्योंकि तेलंगाना का कल्चरल पहले उन्होंने शुरू किया, हमारा बैकवर्डनेस है, लेकिन हमने बोला आपका बैकवर्डनेस नहीं है, रायलसीमा बैकवर्ड है। फिर उन्होंने बोला हमको सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस को ब्लेम करने लगे। पहले जो मैं 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही इसका कारण है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं लोगों का जो एस्पिरेशंस को, लोगों का जो उद्देश्य को, लोगों का जो अभिलाषा को रिफ्लेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ही हम करना जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी का यूनानिमस डिमांड से ही कांग्रेस इस निर्णय पे पहुंचना पड़ा। ठीक है, मजबूरी में कांग्रेस आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन नलिन मजबूरी में कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों का एक कंसेंसस था कि तेलंगाना बनाया जाना चाहिए और इसलिए बनाया गया। क्या जो आधार तय किया गया है कि जन भावना उसके पक्ष में थी इसलिए अलग किया गया, अगर जन भावना पक्ष में थी तो आज जो तेलंगाना के विरोधी हैं, आज जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं, जिस तरह से सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? वो भी तो एक जन भावना है। मूल रूप से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि छोटे राज्य बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तेलंगाना का स्पेसिफिक जब हम लोग बात करते हैं विशेष रूप से, तो तेलंगाना राज्य की मांग जो है पुरानी है। ये सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953-56 की जो प्रक्रिया है, उस पीरियड में ये मांग थी, जायज मांग थी। उसके बाद कई राज्य बने। सन 2000 में एनडीए शासन में 3 राज्य बने। अगर हम उन्हें देखें, उससे पहले पंजाब जो है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उधर मुंबई और गुजरात, मैं कुछ ब्रॉडली कुछ राज्यों का नाम ले रहा हूं। और फिर ये 3 जो आखिरी बने थे वो थे अपने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। यदि हम इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली दें, डेवलपमेंट देखें, तो राज्यों ने अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि बुरा काम कहीं हुआ है। प्रश्न जो उठ रहा है, तेलंगाना का जब एक निर्णय हो गया है, कई कारण है, लंबे कारण है, इनको अगर हम नजरअंदाज करके आज उस प्रक्रिया पे प्रश्न उठाए तो एक अलग बहस हो जाएगी। आपका जो मूल प्रश्न है कि आगे क्या होगा, आगे क्योंकि कई राज्यों के, उस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये है कि क्या नए राज्यों का कोई दौर शुरू हो गया है? देखिए ऐसा है, अब इसी सब को मैं जिस कह रहा तरह हूं, से मांग करने लग गए हैं, उस तरह से एक के बाद एक नए राज्य बनेंगे और जनभावना के आधार पर हर राज्य को बनने का मौका देना चाहिए। 2-3 विषय हमें रखने पड़ेंगे जहां पर भी राज्य आ रहे हैं। एक ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली वायबल होने चाहिए। आप थोड़ी ना राज्य सिर्फ भावनाओं से बनाएंगे, उसकी अपनी एक पूरी प्रोसेस होगी। दूसरी बात है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर में कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है, उसमें ही अपने शब्दों को रखना चाहते हैं, विचार को रखना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता, अमृता जी, हम कांग्रेस का वर्कर हूं, लेकिन जो तरीका ने उन्होंने अडॉप्ट किया, कंसल्टेटिव प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो क्या प्रोसीजर में क्या ऐसा होना चाहिए था जो आपको लगता है कि नहीं हुआ? क्योंकि आपके बड़े नेताओं से मुलाकात होना, उनसे फैसले पर बातचीत होना, ये तमाम चीजें तो आपके नेता कह रहे हैं कि फॉलो किया गया। फिर क्या कमी रह गई? 3 साल पहले 2009 में ही गृह मंत्री रहे, तब के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम साहब ने अनाउंस किया था, उसके बाद से लेके 3 साल गुजर गए, अब जाके अनाउंस हुआ है। अभी क्या प्रक्रिया में कमी रह गई? अमृता जी, तेलंगाना में जो कांग्रेस लोग हैं उनको एक व्यवस्थित रूप से बोला गया, आपको हम तेलंगाना देने का फैसला किया। आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि ये निर्णय करने के पहले
अनाउंसमेंट करने के पहले सबको बुला के एक व्यवस्थित मीटिंग करके हम ये निर्णय क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जी। हमसे चर्चा करके हमारे पास दूसरे भी मेहमान उसको हैं। समाधान करके जी। करना था। क्षेत्रीय ये साहब, हमारा तेलंगाना के आधार पे आप किस तरह से अपनी मांग को जायज ठहरा देखिए, हम सकते हैं? तेलंगाना की तरफ जाना ही नहीं चाहते, कुछ लेना देना उससे है ही नहीं। अभी भी लोग बाग जब पूछते हैं, पत्रकार लोग भी पूछते हैं, तो इस तरह से पूछते हैं कि तेलंगाना हो गया तो ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू गोरखा लोग कहाँ से आ गए। ये एक बहुत दुख की बात है कि देश की जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, पत्रकार वगैरह है, हिस्टोरियन है, उनको अपने ही देश के एक हिस्से के बारे में कुछ मालूम नहीं है। दे नो नथिंग अबाउट दार्जिलिंग। कोई लोग तो हमको टोपी देखकर पूछ लेते हैं आप नेपाल से आए हैं क्या, उनको मालूम ही नहीं है दार्जिलिंग है और इंडिया में है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि 1835 में सिर्फ ये दार्जिलिंग अंग्रेजों को गिफ्ट किया गया था सिक्किम से। उनको ये नहीं मालूम कि 1865 में भूटान से कालिम्पोंग और डुवर्स आ गया है और वो पूरा हमारे गोरखाओं का बाहुल क्षेत्र है। और गोरखाओं ने जो कंट्रीब्यूशन किया है देश के ऊपर, पुरानी वार छोड़िए, 62 छोड़ दीजिए, उसमें भी गोरखा थे। 65 की लड़ाई छोड़ दीजिए, गोरखा थे। 71 की लड़ाई छोड़ दीजिए, उसमें भी गोरखा थे। अभी फिलहाल कारगिल में जो 470 लोग मारे गए, उससे 85 लोग तो सिर्फ गोरखालैंड क्षेत्र से थे। लेकिन हम तो मानते हैं कि वो सब हिंदुस्तानी थे। नहीं, वो मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी होना बहुत बड़ी माने वो गर्व की बात है, मैं मानता हूँ ये। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, मुझे भी गर्व से कहने को जी चाहता है, लेकिन हम कैसे कहें गर्व से जबकि हम पर अपना ही एक पश्चिम बंगाल में रहने में, ये बता दीजिए, बस 2 लाइन में आप ये बता दीजिए कि आपको पश्चिम बंगाल के साथ रहने आपको में मुझे दिक्कत थोड़ा क्या टाइम इसलिए देना चाहिए कि आई हैव कम फ्रॉम द फॉरगॉटन फ्रंटियर्स। दार्जिलिंग वाले को कभी बोलने का मौका ही नहीं मिलता। देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ शुरू से ही हम नहीं रहे। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भारत में आया दार्जिलिंग और डुवर्स, तब से ये कभी बैकवर्ड ट्रैक था, कभी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था, कभी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट था, कभी पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था, कभी एक्सक्लूडेड एरिया था, कभी राजशाही डिवीजन के साथ रखा गया, कभी भागलपुर बिहार में रखा गया इसको। यहाँ तक कि जब स्वाधीनता हुई तो 14 अगस्त 1947 को किसी को मालूम नहीं था कि दार्जिलिंग कहाँ पर पड़ता है, किसका है ये। और 3 दिन तक दार्जिलिंग की फेमस कैपिटल सिनेमा हॉल में पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा, किसी को मालूम नहीं था कि ये कहाँ पर पड़ रहा है। तो ये नौबत है दार्जिलिंग की। तो तब से लेकर अगर अभी तक आप देखेंगी तो आप एम्प्लॉयमेंट में देखिए, आप डेवलपमेंट में देखिए। हम तो कहते हैं कि पहाड़ी पर विकास की गाड़ी पर 4 व्हील नहीं है, इसलिए कभी पहाड़ पर चढ़ता ही नहीं। अभी तक हम जीवित है तो अंग्रेज नहीं, ये सुन लीजिए, अभी तक हम जीवित है तो हम किस पर जीवित है? हम जीवित है उन्हीं अंग्रेजों ने बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन की बदौलत। स्वाधीन भारत में कुछ नहीं मिला। चाय देखिए 1839 में कैम्बेल ने शुरू किया, ट्रेन देखिए अंग्रेजों ने शुरू किया। आगे भी आपको बोलने का मौका मिलेगा। सिनकोना देखिए, इतना तो बोलना दीजिए। सिनकोना देखिए, सिनकोना अंग्रेजों ने शुरू किया। टूरिज्म वो तो माने ज्योग्राफी की बदौलत है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। अभी आप देखेंगे तो एक नेशनल हाईवे 55 जो दार्जिलिंग को जाती है 4 साल से बंद है। ऐसा कोई बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर रीजन है देश में जहां पर 4 साल से नेशनल हाईवे बंद है और किसी की कान में जूं तक नहीं रेग रही है। हम जमीनी हालत पे और बात करेंगे, लेकिन शिनॉय साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि विकास की गाड़ी पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाती है, कभी पहाड़ पे नहीं चढ़ पाती है, कभी समुद्र में जाके डूब जाती है, कभी कोई और इश्यू आ जाता है, कभी मैदान में वो खराब हो जाती है। सवाल ये है कि अब हमें किस तरह से राज्यों का बंटवारा करना चाहिए? जो भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की बात हुई थी, क्या वो अब पुराना पड़ चुका है? अब हमें राज्यों के बंटवारे क्या कोई नया पैरामीटर, कोई नया पैमाना तय करना होगा? संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन with the state government on its assembly. Natural state means it has an assembly, a democratic process. There is no word as far as I know, concurrence, सम्मति होना है, उनसे बातचीत करना है, उनकी विचार संग्रह करना है, वो कहता है संविधान। और दोबारा अभी असम में देख लीजिए, असम में अभी 4 नए राज्यों का गठन करने के लिए मांग है। वो क्या आर्थिक दृष्टि से संभव है, ये प्रश्न उद्भव होता है। अभी बोडो लोगों का मांग था 20 साल पहले कि नया स्टेट बने।
बोडोलैंड बने। जी, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन नीना, ये जो आपने अभी जितनी राय सुनी, सब अपने अपने पक्ष में बातें कर रहे हैं और सबका कहना है कि नया राज्य बनना ही चाहिए। तो क्या अब आपको ये लगने लगा है कि नए राज्य बनने का एक नया दौर शुरू हो चुका है? अब देश में हो सकता है 50 और 56 महाभारत काल की तरह से 56 राज्य हो जाएंगे? नहीं, देखिए, जब छत्तीसगढ़, झारखंड और ये उत्तराखंड बना था, तब भी जब भी नया राज्य बनना है तो ये मांगे दोबारा से उभर के आई हैं सामने, और कुछ दिनों में शायद शांत भी हो जाएंगी। मगर ये इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि दार्जिलिंग की मांग भी बहुत पुरानी है और बोडोलैंड की खास एक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी भी डिमांड है। तो देखिए, छोटे राज्य, मैं समझती हूँ जो इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, छोटे राज्यों की मैं कहती हूँ सहमत, मैं उसके लिए सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, आपके जो बड़े बड़े राज्य रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो पहले विभाजन से पहले, मध्य प्रदेश, अभी भी बहुत बड़े हैं, 400 से ज्यादा ये 4 राज्य नॉर्थ में आप देख लीजिए, और आंध्र प्रदेश की पिछले 10 सालों में बहुत तरक्की हुई है, मगर उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। ये सारे बैकवर्ड रीजन्स थे। सिर्फ एक बड़ा प्रदेश जो काफ़ी आगे निकला था वो महाराष्ट्र था। उसकी एक खास वजह थी, बॉम्बे, उसका वो फ्री इंडिया हुआ तो सबसे बड़ा पोर्ट वही था, फाइनेंशियल कैपिटल वही था, और सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हुआ। सारी आपकी एक इंडस्ट्री मेजर थी टेक्सटाइल, वो वहीं थी बॉम्बे और गुजरात में। तो देखिए, ये ज़रूरी बात है, जहाँ किसी भी प्रदेश में जहाँ जो अच्छा, जहाँ डेवलपमेंट हो जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो स्टेट वहीं पे करता है। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े प्रदेश होते हैं उसमें आपके काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल पिछड़े रह जाते हैं। मगर हमें ये भी करना होगा, अगर इस तरह की भावना देश में हो कि सब अलग अलग होना चाहते हैं, कि कोई महाराष्ट्रियन गुजराती के साथ नहीं रहना चाहता, कोई गुजराती कोई औरों के साथ नहीं रह, कोई राजस्थानी कहे कि आप यहाँ से निकलो, बंगाली कहे कि आप हम, ये बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि 60 साल में जो बाकी लोग अब्रॉड बोलते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई और ये तो बिखर जाएगा देश, मतलब कोई धर्म अलग, भाषाएं अलग, कल्चर, रहन सहन अलग, मगर ये हम बहुत एक मेहनत से एकजुट रह के उसमें मैं कहती हूँ पॉलिटिशियंस की भी बहुत एक कंट्रीब्यूशन है। जी, तो 60-65 सालों में हमारे देश ने आजादी के बाद से क्या सीखा है, और हमारे देश में एक स्टेट का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, इस पर हम बहस जारी रखेंगे। अगर आप छोटी छोटी बातों पे अलग होना चाहेंगे तो ये बहुत एक बड़ा खतरा है, तो उससे भी हमें बिल्कुल उस खतरे से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हम आएंगे लौट के, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जी। विदर्भ के लिए हमारी पार्टी की ओर से हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हरित प्रदेश बनाना है तो उसी तरह के आंदोलन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। Only one point agenda, Gorkhaland state. तो आज हम बात कर रहे हैं छोटे राज्यों की बढ़ती मांगों की। अभी कुछ देर पहले क्षेत्रीय साहब ब्रेक में बोल रहे थे कि हमारा सबसे स्ट्रांग केस बनता है बंटवारे का। दूसरी तरफ आप हैं, आप कहते हैं कि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, इसको ये मत समझ लीजिए कि बंटवारा हो गया है और आप फाइनल हो गया है सब कुछ। लेकिन ये बताइए कि अगर फाइनल नहीं हुआ है और देश भर में जिस तरह से एक बंटवारे की आग भड़क उठी है, नीना जो चिंता जता रही कि इस तरह से तो हर कोई कल झंडा लेके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि अब हमें इससे अलग करो, हमारी जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, तो हमारी संस्कृति अलग है, तो हमारी भाषा अलग है, तो फिर हम देश को एकजुट कैसे रखेंगे? हम हमारे कांग्रेस पार्टी का अधिष्ठान से हम लड़े थे, लेकिन इस तरफ का आप पंडोरा बॉक्स खोले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रेशर है उनको मान लिया। अभी कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन ही है, सरकार में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। केसीआर स्टेटमेंट कल देखा,
पूरा अग्नि के साथ उसके पास आज हो गया। टुडे इट इज आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ रेजोल्यूशन है, इसका बंटवारा अभी हुआ नहीं है हमारा फाइनल, जब तो तक आप लोग ये, आपको क्या ये लग रहा है कि ये बंटवारा रुक भी सकता है? क्या तेलंगाना की मांग पूरी नहीं भी हो सकती है? अमृता जी, हम मंत्री का दर्जा से नहीं आया, कांग्रेस वर्कर के दर्जा से इधर खड़ा होकर बोल रहा हूं। हम कांग्रेस पार्टी का सिपाही हैं, उनको समर्थन देते हैं, जो सोनिया जी बोलते हैं हम करते हैं, लेकिन वो फैसला करने के पहले उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या, जो हैदराबाद में हमारा पूरा स्वेट ब्लड से पूरा निर्माण हुआ, वो 30 लाख सीमांध्रा लोग का क्या भविष्य है, वो इश्यूज पहले सेटल होना है। कल केसीआर ने खतरनात्मक स्टेटमेंट दिया, भागेंगे लोगों को, यही भागेंगे उधर हम हैदराबाद भागेंगे, हैदराबाद वालों को भगाएंगे। ये कुछ हम हिंदी भी समझते हैं। हम जाके भाग के उनको भगाएंगे। ये भयभीत स्टेटमेंट है। नौजवान में अनिश्चितता है, उनका फ्यूचर के बारे में बहुत, ठीक है, इसलिए वो सेटल होने के बाद ये जो हम मांगेंगे। सीलम साहब बोल रहे हैं, इसमें कुछ आपको अनिश्चितता की बू तो नहीं आ रही है? कहीं डर तो ये तो नहीं है कि कहीं ये जो सारी मांग है जो दूसरे स्टेट्स में शुरू हो गई है, उससे ये मांग भी दब के रह जाएगी? यदि अनिश्चितता हो तो ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें फिर कहीं पर भी जो हम लोग प्रणाली में काम करते हैं, विश्वास की बात जो है हट जाती है। वैसे हम देख रहे हैं कि सरकार की निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम है, बहुत धीरे से निर्णय होते हैं। दूसरी बात है, इसके साथ जुड़ी हुई बात है कि जो राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं कि देश में हिंसा को हम कहीं कहीं प्रोत्साहित ना करें। कोई भी हिंसक बात करे या हिंसा के प्रति कुछ करे या हिंसा हो, घटनाएं हो, लोगों को चोट लगे, मारे जाए, और इसको हम लोग अगर इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो ये संदेश गलत जा सकता है, जाने अनजाने में, कि हिंसा को रिवॉर्ड भी किया जा सकता है, वो गलत हो जाता है। छोटे राज्यों की मांग जो है गलत नहीं है, लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। जी सीलम साहब, आप मंत्री भी हैं, इसलिए सवाल आपसे ये है कि जब अगर केसीआर की तरफ से या विरोधियों की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो एक केंद्र के मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि ऐसे बयानों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि केसीआर ये भी कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना बन जाता है तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाऊंगा। ये भी आप लोग के पक्ष में वो बयान दे रहे हैं, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं। बात यह है कि आप लोग एक संयम पूर्ण व्यवहार करते, बर्ताव करते, उनको समझाते और वहां की स्थिति को शांत करने में मदद करते। अमृता जी, हम वही काम कर रहा है जो अभी तक पूछा है। जो केसीआर कांग्रेस में आएगा नहीं आएगा उनका मर्जी है, कांग्रेस का इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमारा ऊपर भी बहुत प्रेशर था, आप भी रिजाइन करो, एमपीस रिजाइन कर रहे हैं। हमने बोला हम एक जवाबदारी मंत्री हैं, हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से गवर्नमेंट में जो भी ये फियर्स है, जो भी वो उनके ऊपर जो भय भ्रांति है, उसको हम दूर करने के लिए हम कोशिश किया। कांग्रेस पार्टी से हम आग्रह किया, कल एक 2 मेंबर कमेटी बनाया। जो भी मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी किसी का नुकसान के लिए नहीं सोचेगा, सबको वो दूर करने के लिए 2 मेंबर कमेटी अभी गठित किया। अंतोनी जी और दिग्विजय जी दोनों बैठ के सभी ये फियर्स को दूर करेंगे, तभी हम इसको अलाउ करेंगे। चलिए नीना को एक बार बोल लेने दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को याद दिलाने के लिए, खासकर ये बच्चों से, कि जब बॉम्बे एक यूनाइटेड प्रोविंस था जिसमें महाराष्ट्र गुजरात एक में था और बॉम्बे उसका कैपिटल था, तब ये मांग बहुत चर्चा हुई थी जब लिंग्विस्टिक्स अलग होने वाला था गुजरात महाराष्ट्र की, बॉम्बे को कि फाइनेंशियल कैपिटल और एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। और महाराष्ट्र में, मैं तब स्कूल जाती थी, तब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी कि बॉम्बे हमारे पास ही रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल महाराष्ट्र के बीच में है, मराठी वहाँ मेन लैंग्वेज है वगैरह। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हैदराबाद के लिए भी चल रहा है ना, जो हैदराबाद उसको रहेगा ही रहेगा, वो तेलंगाना का पार्ट रहेगा, मगर जो आंध्रा में एक और नया कैपिटल हो, उसके लिए पैसा मिले, वो ठीक बात है। और ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये तो बहुत
एक अजीब चीज़ है, क्योंकि आज दिल्ली में आप रहते हैं तो आप बॉम्बे में भी एक फ्लैट खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। जो कॉरपोरेट्स हैं, बेशक अंबानी हो या टाटा हो, वो एक स्टेट के होंगे मगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट पूरे देश में की हुई है। तो ये तो बहुत गलत है। आप आंध्रा के हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी हैदराबाद की है, या आप तेलंगाना के हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी कहीं है। ये तो बहुत मेरे ख्याल एक मुद्दा है जिसको मतलब ज़्यादा वो नहीं देना चाहिए, ज़्यादा बढ़ावा नहीं ये देना चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाएंगी। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में गोलियां चली थी लोगों के ऊपर, पुलिस की तरफ से गोलियां चली थी जब ये मांग उठी थी और मोरारजी देसाई ने ये तक कह दिया था कि मेरे डेड बॉडी के ऊपर ही दलों को, राजनीतिज्ञों को ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो एकजुट रहा तब उस समय। मगर ये जो आपने पहले बात करी कि वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए और टॉप लीडरशिप, मैं कहती हूँ पूरी पॉलिटिकल क्लास, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीडीपी हो या टीआरएस हो, सब मिलके कहना चाहिए कि बिल्कुल वायलेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इनकी जो तेलंगाना वालों की जो आप कहते हैं सेलिब्रेशन में अगर वायलेंस हो जाए तो सारा उनका मजा ही किरकिरा हो जाएगा, जो सेलिब्रेशन क्या रहेगी। एक मजेदार सिचुएशन यहाँ पर खड़ा हुआ है हैदराबाद को लेकर, क्योंकि वहां पर बहुत इन्वेस्टमेंट है, झगड़ रहे, देना पड़ेगा, हम लेंगे और हम नहीं देंगे। हम दार्जिलिंग में गोरखालैंड कुछ नहीं है इसलिए हमें दो बोल रहे हैं। ये दो डिफरेंट सिचुएशन है। और वायलेंस की जो कोहली साहब ने बात किया, ये एक दूसरी तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर प्ले करता है। देखिए, आप जब वायलेंस करेंगे तो देश बहुत जल्दी जान जाएगा, यही सोचकर भी कई जगह पर वायलेंस होता है, तब लाइमलाइट में इजीली आ जाता है। आपके यहाँ भी उसके तो, बाद आपके यहाँ भी तो आंदोलन में बहुत वायलेंस हो रहा है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और सरकार कहती है वायलेंस रोको, बात करने आ जाओ। हमने 11वीं बार गोरखालैंड को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ट्राइपार्टाइट मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद हमें लगा तुमसे मिलके बातें करना अच्छा लगता है। वो गाना है ना, उसी तरह कुछ निकलता नहीं था, लेकिन बात हम करते गए। दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स ऑफ बाइंग टाइम, उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन कहीं पर भी जहां एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी होना बहुत बड़ी कर्स है, कोई सुनता नहीं उसको। अभी तेलंगाना भी, क्योंकि वहां के लोग राज्य की पॉलिटिक्स में भी वो सरकार बना सकती है, गिरा सकती है, केंद्र की राजनीति में भी वो सरकार बना सकती है, और माने गिराने की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन कंट्रीब्यूट मेजर वे में कर सकता है अभी की कॉलिशन पॉलिटिक्स में। लेकिन अब हम जैसे माइनॉरिटीज जो एक एमपी भेजता है, उसका रोल क्या होता है? माने वो जितना भी जायज क्यों ना हो, जब भी वहां पर कोई आवाज उठेगा तो लोग ये कहेंगे कि नहीं, देश की एकता और देश की अखंडता। मैं कहता हूं, प्लीज डोंट डिप्लॉय द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एज इस बात को लेकर है कि कहीं अगर छोटे जैसे आप कह रहे हैं एक एमपी भेजता है वो इलाका, वहां पे हो सकता है 50 विधायकों का एक विधानसभा बन जाए, और ये 50 विधायकों की विधानसभा अगर बनेगी तो सबसे ज्यादा चिंता राजनीतिक अस्थिरता की है, और इसलिए शायद इसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। नहीं, अस्थिरता देखिए, अभी सिक्किम में हमसे 3 गुना कम पॉपुलेशन है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो इस तरह से आप एक ही देश की नागरिक को एक तरह से ट्रीट करते हैं और दूसरे को तुम चुप बैठो अभी बोलकर उसको चुप कराया जाता है, जस्ट बिकॉज वो माइनॉरिटी में उसकी पर्याप्त संख्या नहीं है। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र में बातचीत होते रहना चाहिए, बातचीत बात से ही बात आगे बढ़ती है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकिन एक बात मैं अभी भी दोहराऊंगा कि प्लीज देश की एकता और अखंडता को हर बार माइनॉरिटी की मुंह बंद करने की एक यंत्र की तरह प्रयोग मत कीजिए। सुनिए, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इसी चर्चा पे लौटेंगे। विदर्भ के लिए हमारी पार्टी की ओर से हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हरित प्रदेश बनाना है तो उसी तरह के आंदोलन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। Only one point is in the Gorkhaland state. तो
तो ब्रेक पर जाने से पहले क्षेत्री साहब इस बारे में बात कर रहे थे कि उनके राज्य को क्यों नहीं मंजूरी देनी चाहिए और क्यों हर बार बात करके देश की अखंडता के नाम पर उनकी मांगों को दरकिनार किया जाता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? छोटी बात एक जोड़ना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात रखी, महत्वपूर्ण बात है कि कई बार क्या है, बातों को खींचने के लिए निर्णयहीनता से गलतियां हो जाती हैं। निर्णय लेना आवश्यक है, निर्णय क्योंकि अगर निर्णय नहीं लेंगे तो फिर लोग जो है उत्तेजित होने शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात यह है कि चाहे जितना मर्जी देरी हो, ऐसे तो गांधी जी ने पूरे देश को जोड़ दिया था अहिंसा के माध्यम से और अल्टीमेटली भारत स्वतंत्र हुआ, तो आशा नहीं खोनी चाहिए। ये अगर किसी और की निर्णयहीनता के कारण हम लोगों की उपेक्षा भी हो रही है तो ये हम सोचे कि हम अब हथियार उठा दें, वो गलत है। वो कह नहीं रहे, वो ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं ऐसी सोच जो है गलत हो जाती है। बहुत जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो ये सवाल उससे भी ये जरूर पूछा जाएगा कि अभी जो इनकी मांग है, अब अगर अभी सरकार में नहीं पूरी होती है तो आने वाले दिनों में अगर आपकी सरकार बनती है तो निर्णय क्या होगा? नहीं, मैं आपको तुरंत आने वाला नहीं है, ये गलतफहमी में नहीं है। वो हम जनता पे छोड़ देते हैं, स्टूडियो से तो आएगी नहीं, स्टूडियो से नहीं आएगा, आएगी जनता से। आएगी, मैं भी नहीं। तो मैं इसको इतना ही कह रहा था कि जो सरकार की आप बात कर रहे थे, हमने 2009 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी हमने इस बात को 91 से उठाते आ रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो में 2009 में हमने कहा है, वी हैव अ सिंपैथेटिक अप्रोच टू वेरियस स्मॉलर स्टेट्स, जिसमें लेकिन 6 साल आपको भी सरकार चलाने का मौका मिला, उस दौरान नहीं बना। मैडम ऐसा है, मैं आपसे बहुत इस पे मैं स्पष्ट रूप से आपको मैं सही करना चाहूंगा कि 6 साल के अंदर में 2000 में 3 राज्य बने। मतलब एक मिनट, सेकंड नहीं मैडम, नहीं एक मिनट, मैं इसका सीधा जवाब दे रहा हूं। 9 साल में कांग्रेस यूपीए की सरकार को लड़कते पड़कते उठते बैठते पता नहीं समझ नहीं आए, कभी होम मिनिस्टर कह रहे कि होगा, कभी दूसरे लोग कह रहे नहीं होगा, समझ नहीं आया। अब जाकर आज भी अनिश्चितता की बात की जा रही है। आप इन दोनों को कंपेयर मत करिए। चलिए ठीक है, आपका जब दौर आएगा तब आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो इन्होंने उठाया कि भले ही हम एक सांसद भेजते हैं, भले ही हमारे 50 विधायक होंगे उस विधानसभा में, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका निपटारा होना चाहिए। तो अब हमारे देश में बहस इस बात पे होनी चाहिए कि हमें कैसे राज्य बनाने चाहिए, हमारे देश में कितने राज्य होने चाहिए और उसकी साइजेस क्या होने चाहिए। क्या नए तरीके से कुछ सोचा जा रहा है इस पे? अन्याय किस रूप से हो सकता है? एक आर्थिक रूप से, दूसरा माध्यम भाषा के माध्यम से। अगर मैं बोडो टेरिटोरियल काउंसिल इसमें नेगोशिएटर रहा और 23 मीटिंग किया बोडो लिबरेशन टाइगर से, उसमें उनकी पहली मांग थी हमें एक बोडोलैंड स्टेट दे दीजिए। एक 6-7 मीटिंग के बाद वो नहीं हो सका, उन्होंने कहा असम स्टेट में एक और स्टेट बना के दे दीजिए। संविधान में उसका प्रावधान है, सिर्फ असम में स्टेट विद इन स्टेट बन सकता है। मेघालय असम में एक स्टेट विद इन स्टेट था, बाद में एक नया स्टेट बन गया। उन्होंने वो मांग की और एक 5 राउंड चर्चा हो गई। उन्होंने कहा अभी हमको यूनियन टेरिटरी दे दीजिए, वो भी मांग पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद उन्होंने कहा हमको 6th शेड्यूल स्टेट दे दीजिए। अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां ट्राइबल लोग हैं उनको एक 6th शेड्यूल संविधानात्मक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए चर्चा करके भारत सरकार ने उसको अनुमोदन दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ये संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होके बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 6th शेड्यूल हो गया। एक बोडो लैंग्वेज उसको 8th शेड्यूल 8वीं शेड्यूल में लाके एक नया भाषा देयर लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल, ये हो गया। उसके बाद आर्थिक अभिवृद्धि के लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज भारत सरकार ने दिया है। नहीं तो लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी उनकी मांगे पूरी की गई, लेकिन बावजूद इसके असम में 4 राज्यों की मांग हो रही है, तो क्या ये मांगे नाजायज हैं? मैं बता रहा हूँ, ये अभी वो तो 10-13 साल आराम से हो गया, 10 साल। 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल उसमें 4 जिलों का अलग से निकाल के कर दिया और हर एक गांव विलेज का लिस्ट भी कर दिया।
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लिस्ट करके स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज भारत सरकार ने दिया है, वो हो गया। लॉ एंड ऑर्डर और टैक्सेशन वो तो नहीं दे दिया, दूसरा सारा पावर्स बहुत सारा पावर्स दे दिया। लेकिन अभी जब तेलंगाना का ये हो रहा है करके निर्णय किया भारत सरकार ने, अभी असम में 4 स्टेट के डिमांड है, उसमें एक बोडो है, कामतापुर है, दिमासा है, कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग के लिए स्पेशल काउंसिल है, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज है। अगर ये चारों निकालें तो असम में क्या रह गया? यही तो हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। सारे जो डिमांड्स हैं उनका तो सॉल्यूशन सिर्फ राज्यों का गठन करने से नहीं, उनकी आर्थिक अभिवृद्धि से कर सकते हैं, भाषा की अभिवृद्धि से कर सकते हैं, और जहां उससे नहीं हो सकता है, एक मोरलेस वायबल स्टेट है, तब एक अलग संगठन करना। नीना, ये देखिए ऐसे बातें खत्म नहीं होंगी, हमें साथ रहना है, और अगर लोग फर्क भी हैं उनको साथ लेकर चलना है। हाँ, मगर ये जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, हर स्टेट में जो बीच में बैकवर्ड स्टेट है, उनको आप डेवलप करके आप मेन स्ट्रीम में लाइए, पहले राज्य के बीच में और फिर हिंदुस्तान में। और स्टेट्स को ये कंपल्सरी होना चाहिए कि जब आपको प्लान फंड मिलता है कि आप बताएं कि आप बैकवर्ड स्टेट्स के लिए कितना खर्च करेंगे। तेलंगाना तो बहुत बैकवर्ड था कंपेयर टू कोस्टल रीजन, वो तो बाद में जाके नो प्लीज सारा देश ये समझता है। लेट मी क्लैरिफाई प्लीज। बैकवर्ड बहुत पिछड़ा इलाके रायलसीमा है, था और थी, आप वेरीफाई कर लीजिए किसी फैक्ट। नंबर 2, पहले वेस्ट गोदावरी ईस्ट गोदावरी ग्रेन बोल था, निजामाबाद करीमनगर अभी सरपास हो गया। पर कैपिटा इनकम किसी डिस्ट्रिक्ट का जो तेलंगाना में बेटर देन कोस्टल आंध्रा है, ये स्टैटिस्टिक्स है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो इन्वेस्टमेंट का बात किया, हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है किसी भी जगह जाके कर सकते हैं। हैदराबाद में वो 30 लाख लोग है जो मिडिल क्लास है, जो यूथ है, गांव-गांव से आके प्राइवेट नौकरी है, क्योंकि 60 to 70 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इस 60 इयर्स में हम कोई भी इंडस्ट्री लाए हैदराबाद में ही लाया है। जो 20 लाख बैंक लोन लिया, एक मकान बनाया, उनको अभी डर था वो मकान से। हाँ, तो वो आप वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो वो तो हम वायलेंस का नहीं, वायलेंस की, और या लोगों कहेंगे सन्स ऑफ द सॉइल वायलेंस का नहीं, एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रहना है। अच्छा, आपसे ये बात करेंगे कि जब पार्लियामेंट में इस बारे में विधेयक आएगा तो आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि जब आएगा नहीं, ये पार्टी का डिसीजन है, सरकार का डिसीजन राज्य हुआ में नहीं। कहीं पे भी जाके किसी को नौकरी करने का, जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है, पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, तो फिर एक छोटे छोटे टुकड़े में विकास नहीं हुआ, इसको लेके इतना बड़ा हंगामा क्यों है? हाँ, ये सबको अधिकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में ही बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही, कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ये सब है लिखा हुआ। लेकिन आप मौका ही नहीं देंगे, आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं देंगे। एक गरीब को बोलेंगे कि तुम्हें पढ़ने के अधिकार है, जाओ तुम खड़गपुर में IIT में एडमिशन ले लो, बेचारा स्कूल नहीं पढ़ पाता तो वो कैसे जाएगा वहाँ पर? अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उसको अवेलेबिलिटी कौन करवा रहा है इसको? तो इसीलिए ये जितनी बात यहाँ पर होती है, पॉलिटिशियंस लोग बड़े बड़े बात करते हैं। मैं भी विली नीली अनफॉर्चुनेटली एक MLA हूँ, तो पॉलिटिशियन ही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन आजकल किसी को पॉलिटिशियन बोलना, मुझे गाली देना जैसा है। में कोई गुरेज नहीं कि आपके इलाके में लोग घूमने बहुत जाते हैं और टूरिस्ट प्लेस है, और वहाँ की आमदनी अच्छी होती है। यही तो रोनी है। और सुनिए, पॉलिटिक्स में जो होता है, वो धूमिल जी ने बहुत बढ़िया तरह से लिखा है अपनी कविता में, न कोई ताज है न कोई तंत्र है, ये इंसान के खिलाफ इंसान का खुला षड्यंत्र है। वही षड्यंत्र चलता रहता है असल में। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों डिफरेंट हैं और लोगों से? क्यों तेलंगाना और जितने विदर्भ आदि मिलाकर के 12 राज्यों की डिमांड हो, उससे ज़्यादा अर्जेंसी हमारी है? एक कारण है इसमें, किसी को भी तुम बाहर से आए हो, तुम भारतीय नहीं बोला जाता, सिवाय गोरखाओं के, क्योंकि एक खुला सीमाना है, 1950 का एक ट्रीटी है, उधर एक नेपाल है, पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लगता। और हमको, मैं MLA हूँ, लेकिन ट्रेन में जब मैं असेंबली अटेंड करने आता हूँ तो TT और किसी को नहीं पूछता, लेकिन मुझे टिकट पूछता है, आपका टिकट। इसमें ये कहना चाहूँगा, देखिए, इकोनॉमिक रीजन हो, बैकवर्ड रीजन हो, स्टेट की वायबिलिटी हो, अगर व्यक्ति अलग लग रहा है
उसका एक डिमांड देखिए, ये डिबेट मैं आपसे ब्लंटली कहता हूं, कई बार मुझसे लोग हिंदी में नहीं बात करते, सोचते अंग्रेज आया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, कहूंगा थर्ड ट्राइपार्टाइट जब दिल्ली में हुआ, तीसरी ट्राइपार्टाइट मीटिंग जब दिल्ली में, ये सुन लीजिए ना, मेरा एक ये आर्गुमेंट सुन लीजिए। थर्ड ट्राइपार्टाइट जब दिल्ली में हुआ था तो हमारी मीटिंग में होम मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे और उनके साथ कौन थे मालूम, रॉ के डायरेक्टर बैठे हुए थे। तो हमने पूछा क्या हम अंडरग्राउंड पार्टी है जी, रॉ के डायरेक्टर, इंटेलिजेंस डायरेक्टर बैठे और कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, अलग विषय। मैं एक बात जो फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि भारत इतना विशाल देश है भाई, 100 करोड़ लोग रहते हैं, हर व्यक्ति का सूरत ही अलग है। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझसे कई बार लोग हिंदी में नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि अंग्रेज है। लेकिन आपकी जो डिमांड गोरखालैंड की है, देखिए आपने हिस्टोरिकल बातें रखी, आपने बहुत बातें रखी जो मतलब फैक्ट है, आपके डिमांड आप रख रहे हैं उसको। हमारी पार्टी ने भी इस बात को रखा है कि वी लुक एट इट सिंपैथेटिकली, हमारे मैनिफेस्टो में है। ये एक गलत चीज हो रही है हिंदुस्तान में कि लोगों को शक्ल देख के कहना कि ये फर्क है, ये ऐसा है वैसा है, ये बहुत गलत बात हो रही है। मगर इसका मतलब नहीं है कि उस बेस इनके और बहुत चीजें होंगी जो अलग राज्य चाहिए। मगर ये कहना कि टीटी ने मेरे से टिकट मांग लिया या मैं नेपाली दिखता हूँ, एक इंस्टेंस है वो देखिए वो ये बंटवारे का कोई जायज कारण नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये कारण के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटना हर एक में एमएलए को फेस करना पड़ता है, तो जो साधारण आदमी है उसको तो हर जगह पर ये फेस करना पड़ता है। दैट इज वन रीजन कि हम हमारे ये आंदोलन जो ये आइडेंटिटी का है बोलकर इसीलिए कहा है। लेकिन आप अस्मिता के संकट में इतना मत फंसिए कि मतलब इतने छोटे छोटे मुद्दों पर बंटवारा होने लग जाए राज्यों का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद यहाँ के लोग आपसे सवाल पूछेंगे। जी विदर्भ के लिए हमारी पार्टी की ओर से हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हरित प्रदेश बनाना है तो उसी तरह के आंदोलन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। Only one point is in the Gorkhaland state. तो आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर देश में कितने राज्य होने चाहिए और राज्यों को बांटने का पैमाना क्या होना चाहिए। तेलंगाना के बंटवारे के बाद ये सब सवाल बड़े ज्वलंत हो उठे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पैनल को तो आपने सुना ही, लेकिन हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन शिवनाथ सर से है। सर ये बताइए कि जैसे संविधान का आर्टिकल 2 जो संविधान राज्यों के निर्माण की बात करता है, उसको सरकार दरकिनार करती जा रही है और जो समितियां बनी हुई हैं सारी समितियां कारगर सिद्ध नहीं हो रही हैं। क्या इसके लिए नई समिति बनाने की जरूरत है? आर्टिकल 3 नॉट 2। राज्यों का पुनर्गठन जी करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो एक स्टेट के राज्य का असेंबली वो एक रेजोल्यूशन पास करें। दूसरी ये है एक नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि असेंबली का ये रेजोल्यूशन पास ही करे, अगर ना भी पास करे तो भी केंद्र चाहे तो ये स्टेट बना सकता है। वो एक तरीका है। दूसरी एक तरीका है कि रीऑर्गेनाइजेशन का एक कमीशन या कमेटी बने। या तीसरी एक तरीका है कि उधर मांग हो और वो मांग को पूरी तरह से जांच करके एक नया राज्य गठन हो सकता है करके केंद्र सरकार का अभिप्राय होता है। उसमें आर्थिक, सामाजिक, भाषात्मक अलग अलग विषयों के ऊपर अध्ययन करना पड़ता है। ऐसा ही देखिए अभी 4 राज्य बनना है करके असम में हो गया। पहले वो उधर काम अभी ये करना है कि उधर संवैधानिक रूप से शांति और सुव्यवस्था का पालन करना प्रथम काम है। उसके बाद स्टेट हिस्सा करना है। जी अगला सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है, व्यास मैम से। मैम आपको लगता नहीं कि जो राज्य का पुनर्गठन का आधार है वो भाषा संस्कृति का एक नए मॉडल की तलाश करनी चाहिए, जैसे प्रशासनिक सुविधा
अमेरिका का जो संविधान बना था उसके बाद जो राज्य बने, मेरे ख्याल से 200 साल हो गए और 50 राज्य आज भी मोस्टली है और वो सफल है। तो क्या एक नया मॉडल नहीं तलाशना चाहिए मेरे ख्याल से? हाँ, देखिए आर्थिक की वो एक उसके पास रिसोर्सेज इतनी हैं कि वो अपने बलबूते पे खड़ा हो सके, वो तो एक है ही एक। मगर ये भी है कि अगर जो बहुत बड़े प्रांत होते हैं, आपने हाई कोर्ट में जाना है या सेक्रेटेरिएट में कुछ काम है, प्रशासन इतनी दूर तक फैला, मतलब वो पूरा कोई भी प्रशासन अपनी जकड़ नहीं कर सकता पूरे प्रांत में, अगर प्रांत बहुत बड़ा और बेढंगा सा हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में है। और यही वजह होगी उसकी जो बैकवर्डनेस की। बिहार, सारे मैंने बड़े प्रांत बताए, सब बैकवर्ड थे, क्यों? और जो छोटे छोटे प्रांत थे वो आगे निकल गए। तो ये ज़रूरी नहीं है, छोटे प्रांत भी बैकवर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल निकम्मी अगर सरकार हो। मगर एक जो सरकार का एक ग्रिप रहता है छोटे जेस पे, वो ज्यादा अच्छा रहता है, हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं लगता नीला कि अगर हम छोटे राज्य बनाने की बार बार हम इस तरह से वकालत करेंगे तो उस छोटे राज्य में फिर हाई कोर्ट बनवाना, फिर उस छोटे राज्य में तमाम सरकारी ऑफिसेज बनवाना, फिर उस छोटे राज्य में लोगों को नौकरी दिलवाना, मतलब सरकार के ऊपर कुछ ज्यादा बोझ नहीं आ जाएगा? और क्या ये बोझ सहने के लिए तैयार है सरकार? हिंदुस्तान जब हमारी आजादी हुई, एक तो हमारे पास पैसा धन इतना था नहीं, राशि नहीं थी, तो उस वक्त अगर हम 100 प्रदेश समझो अगर बनाते तो सबके सेक्रेटेरिएट हाई कोर्ट वगैरह उसके लिए पैसा ना होता, कैपिटल्स बनाने के लिए। अब हालत थोड़ी अच्छी हुई है, मगर इसका मतलब नहीं है कि आप कल सारे प्रदेश 100 टुकड़ों में बांट दीजिए आप हिंदुस्तान को, और सारा पैसा एजुकेशन, हेल्थ और बाकी चीज़ों में खर्च होने की जगह आप सिर्फ बिल्डिंग्स, इमारतें ही बनाते रहिए कि हाई कोर्ट की बनेगी और ये बनेगी वो बनेगी जी। और उस स्थिति में होगा क्या, लोगों को नौकरी मिलेगी केवल मजदूरी करने वाली? जी, पूरा खर्चा। अगला सवाल पूछ लीजिए। इस तरह से छोटे छोटे राज्यों की मांग उठने लग रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उसके विकास और प्रशासनिक जो सक्षमता है उस चीज़ को आधार बनाना चाहिए। और इस बिहार पे अगर देखते हैं या विस्तार को अगर देखते हैं, तो जैसे पूर्वांचल राज्य की मांग उठ रही है, तो विस्तार को हम देखें, बहुत छोटे राज्य का गठन कर देने से ज़रूरी नहीं है कि उसका विकास हो ही जाएगा। वहाँ पे इच्छा शक्ति भी कहीं ना कहीं एक मजबूत फैक्टर बन के आता है। नलिन, तो नलिन सर से चाहूँगा कुछ। एक्चुअल पॉइंट है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो यदि नए राज्य भी बनेंगे, मूल प्रश्न वही रहेगा, और डिलीवरी सिस्टम गवर्नेंस को अगर आधार नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। आज हम इतने तरक्की कर चुके हैं, इंटरनेट का युग है और संचार माध्यम हमारे इतने प्रगति पर पहुंच चुके हैं, परिवहन सिस्टम हमारा ठीक हो चुका है, क्या फिर भी हमें ज़रूरत है कि हम छोटे छोटे राज्य करें? दूसरा एक और बड़ा सवाल, वो सवाल ये है कि एक तरफ गोवा का उदाहरण है, दूसरी तरफ झारखंड का उदाहरण है। झारखंड में आप लोग के रहते हुए, मतलब एनडीए की सरकार रहते हुए बना, और गोवा में आपकी सरकार है, लेकिन दोनों ही इतनी अस्थिर पॉलिटिकल सरकारें हैं, मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको लेके लोगों का विश्वास बनता नहीं, टूटता है। दोनों प्रश्न है और दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात है कि आज लगभग 70 साल होने को जा रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, इस हेल्थ, स्वास्थ्य, ये सब जो है मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, ये हर क्षेत्र में नहीं मिल रही हैं, और कई जगह अच्छी मिल रही है, कई जगह नहीं मिल रही। तो मतलब ये एक्चुअल है। तो डेवलपमेंट की जो मतलब ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, आप कैसे विकास पहुंचाएंगे? गवर्नेंस के माध्यम से। राष्ट्र के स्तर पर पार्लियामेंट होगा, स्टेट के स्तर पर आपके असेंबलीज है, फिर आपके एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर आपके पंचायती राज है। तो कहीं ना कहीं ये जहां पर भी विकास नहीं पहुंचा, जो इन्वॉल्व है उसमें सब दोषी हैं। हाँ, आप ये नहीं कह सकते हो, मैं कह रहा हूं सब दोषी हैं, क्योंकि एक्चुअली डिलीवरी जो है वो दोनों तरीके से चलेगा ना, डिस्ट्रिक्ट से भी होगा, पंचायती राज से भी होगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे आ गए। देखिए, हमारे पास और कोई मॉडल नहीं है। ये मॉडल जो हमारे डेमोक्रेटिक या मॉडल है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, इसको हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही चुन रही है। तो हमारे यहां दिक्कतें लिखे, उस प्रणाली में सुधार कैसे लाए, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का एक डिसीजन मेकिंग होगा। क्योंकि आप ये भी देखिए, लोग हट रहे। गोवा में अस्थिरता के बाद एक क्लियर मैंडेट के साथ भाजपा की सरकार आई, अब हो सकता है झारखंड में भी ऐसे आए। तो देश में इंस्टेबिलिटी के दौर कई जगह चलते हैं। संबंधित और भी सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं वो सवाल पूछें। आप में से कोई पूछना चाहता है? हमारी गवर्नमेंट हमेशा सोचती है कि हमें एक स्टेट अलग कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वो कभी प्रॉब्लम्स और कोज को क्यों नहीं सोचती कि लोग वहाँ के सिटीजन्स ऐसा क्यों चाहते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को क्यों सॉल्व नहीं करती, वो स्टेट को अलग करने का क्यों सोचती है।
बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। आप सॉल्यूशन के अलावा टुकड़ा टुकड़ा करना क्यों सोचते हैं? ये एक तेलंगाना का अंश में हम वही प्रश्न को लेके हम कंटिन्यूसली उनसे हमने संज्ञान में लाया। ये करे तो इस समाधान हो सकता है, टुकड़ा करना आंसर नहीं है। आप मुझे बता दीजिए वो क्या समाधान हो सकता है? आप कह रहे हैं ना कि हम हमने बंटवारे बोला के पक्ष में नहीं था लेकिन समाधान के पक्ष में थे, तो कौन सा है? समाधान और आप ही की सरकार वहां पे भी है, आप ही की सरकार यहाँ पे भी है, फिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा था? सुनिए, द डिलीवरी, हाँ, हमारा 80% पैसा केंद्र से जाता है, डिस्ट्रिक्ट 600 जिला है, वो डिस्ट्रिक्ट रन होता है उधर क्षेत्रीय सरकार के अंदर। कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीडीओ काम करता है, बीडीओ काम नहीं करे तो केंद्र सरकार का दायित्व तो बनता है। ये सभी जगह पे ये जवाबदारी करवाने के लिए एक गवर्नेंस का इंप्रूव करना सभी ईमानदारी है, सभी जवाबदारी है। चलिए, तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गवर्नेंस में कमी रह गई है, चाहे स्टेट के लेवल पे हो चाहे केंद्र के लेवल पे, सब मिलके करना है, मतलब केवल एक आदमी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ। हमने बोला तेलंगाना का भी वही समस्या है, समस्या पूर्ण ये मार्ग से हो सकता है, लेकिन उनका जवाब उनका लोग का हम पूरी नहीं कर पाया। जी, हम कहते हैं कि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है, तो अगर इसी तरह से विभाजन होते रहे, जो राज्य जो छोटे छोटे राज्य हैं अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो इंडिया यूनाइटेड कब रहेगी, कैसे रहेगी? आप उसका आंसर देंगे प्लीज। नो, आई थिंक यू आर वेरी राइट। वी इंडिया नीड तो यूनाइटेड ही है वैसे। ये मान लेना कि कोई एक छोटी राज्य अलग हो जाता है तो वो देश से अलग हो जाता है। पता नहीं ये कैसे माने वो माइंडसेट में चला जाता है। देश की किसी भी नागरिक को जिसको ज्यादती हुई है, जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पर माने विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ की जनता को माने सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखा जाता है, वो अगर बोले कि मैं भी यहीं का सिटीजन हूँ और मैं तब से ये आंदोलन कर रहा हूँ जब से पिछले वाले लोग आंदोलन शुरू भी नहीं किए थे, तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए, तो उसको मेजोरिटी एक डोमिनेंट आर्गुमेंट में ला करके उसको सक्सेशनिस्ट विच्छिन्नतावादी के हिसाब से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। ये गलत बात। शुरू में जब इंडिपेंडेंट जस्ट हुआ था, रनन सेन कम्युनिस्ट नेता ने तब कहा था कि एक ही बार डिवाइड करो, माने एक कमीशन बिठाओ, थॉरोली उसको स्टडी करो, भले 65 राज्य बने, लेकिन उसके बाद कोई विभाजन नहीं होनी चाहिए। अब मेरा भी यही आखिरी सवाल है, मेरा भी यही आखिरी सवाल है कि क्या सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की ही जरूरत है और उसी से इन तमाम मसलों का हल निकल सकता है? बहुत संक्षेप में एक लाइन में जवाब चाहिए। भाई इसलिए लगता है कि ये बनना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। हाँ। लेकिन आज तक जितने कमीशन बने हैं, हाँ, उसको सिर्फ टाइम बाइंग मशीन की तरह माने प्रयोग किया गया है। अब 10 साल बाद अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपना रिपोर्ट पेश करता है तब तो फिर वो मूवमेंट से हवा निकल जाएगी। टाइम बाउंड करके तो इसको निकाला जा सकता है, इसका हल होना चाहिए एक सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, और उसमें आप सारे एक दफ़ा देख लीजिए। मगर ये जैसे है कि हर 10 साल हर 15 साल और राज्य होंगे, ये भी ठीक नहीं है। और जो मगर बैकवर्डनेस की वगैरह है उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट करके सेंटर को डायरेक्शन दे सकते हैं चीफ मिनिस्टर को कि आप ये स्टेट्स में ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे। जी शनाज साहब, वो कौन कौन से आधार होने चाहिए इस सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में? जैसे पहली बार ये कहा गया था कि भाषा आधार होना चाहिए बंटवारे का, इस बार भाषा जैसे कोई जो हाल के दिनों में जो बंटवारे हुए हैं स्टेट्स के उसमें कहीं दिखता नहीं है, तो नया क्या मुद्दा होना चाहिए, नए आधार क्या होने चाहिए, पैरामीटर्स नए क्या? वो एक बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि विकास सब लोग मानते हैं, विकास होनी चाहिए, लेकिन सारे भारत को छोटे छोटे राज्यों को बना के बंटवारा करना उचित नहीं है। क्योंकि अगर बहुत बहुत छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, सारी आमदनी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर में खो जाते हैं। सारा अगर स्टाफ एक्सपेंडिचर में खर्चा हो जाता है, विकास के लिए पैसा क्या बचता नहीं है। दूसरी प्रश्न या मुद्दा ये उठता है, हमारे पास हम बहुत बैकवर्ड हैं, इसके लिए हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट माने उत्तर पूर्वी राज्यों को और उत्तरांचल और हिमाचल, ये सब स्पेशल कैटेगरी। उसमें क्या है, सिर्फ जो खर्चा वो राज्य करते हैं सिर्फ 10% उनकी आमदनी है, 90% भारत सरकार केंद्र सरकार से आना पड़ता है। अगर ये छोटे छोटे राज्यों की एक ये मांग हो जाएगी
तब वो पैसा कहाँ से लाएंगे? इसके लिए एक नया राज्य बनने के लिए ज़रूरी है, बनना ज़रूरी है, थोड़े राज्यों में बनना जरूरी है, लेकिन सारे भारत को छोटे छोटे राज्य अच्छा है, छोटे छोटे स्टेट अच्छा है, वो मैं नहीं मानता। छोटे स्टेट अच्छे नहीं हैं। नहीं, मैंने आपको, हमारी बातों में कोई फर्क नहीं है और मैं इस बात को कह रहा हूं कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमें एक सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हो, टाइम बाउंड हो, इस पे सरकार जो है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट इस पे सोच सकती है, अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल चारों के बीच में सिंक भी होनी चाहिए। नहीं तो जो बात कह रहे हैं ये हमारी चिंताएं हैं और ये चिंताएं जो है गलत कर सकती हैं साबित निर्णयों को। लोकल लेवल पे भी विकास, रीजनल लेवल पे भी, नेशनल, और सब ये सिंक में होगी तो ग्लोबल लेवल पे भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। एक आखिरी जवाब आपसे चाहूंगी कि आपको लगता है कि लीडरशिप की कमी है और यहाँ पर लीडरशिप को भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस विकास में सबको बराबर की भागीदारी मिले? एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लीडरशिप ही बदलाव ला सकता है। ये क्षेत्रीय स्तर पे क्वालिटी, गुणात्मकता बढ़वाना है लीडरशिप का, वही काम सभी पार्टीज करे तो ये थोड़ा सोच भी बदल सकता है। एक सबका एक भलाई बीच में रखे, किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, ये संदेश संकेत देने के लिए ये नेतृत्व को गुणात्मकता बढ़ा के और थोड़ा मोबिलाइज करना है, उनको ट्रेनिंग करना है। ये स्पेशली जो यंगस्टर्स आने वाले पीढ़ियों में जो भारत का दिशा दशा निर्देश करने वाले जो भी अभी नौजवान है, उनका थोड़ा ठीक ढंग से नेतृत्व करके एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप रहे तो मेरा ख्याल में ये स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम ये भी मांगा, आप यदि आप सेकंड SRC करना सोचे तो तेलंगाना का भी उसमें शामिल कीजिए। जी, वो एक बार और सेकंड SRC के मुद्दे पर एक बार और लंबी चर्चा कर सकते हैं। वी आर नॉट आस्किंग, बट इन केस देयर वाज ए थिंकिंग, इसको भी जोड़िए बोल के भी हम मांग किया। अपनी लीडरशिप से हम बोल रहे हैं, हमारा देश की एकता के साथ लोगों की मांगे भी जायज हो सकती हैं, लोगों की मुश्किलें भी जायज हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलों का फैसला केवल सत्ता में बैठे कुछ मंत्री नहीं कर सकते हैं। इसका पॉलिटिकल हल निकालना जरूरी है और अब नए सिरे से सेकंड SRC को बनाए जाने की जरूरत तमाम हलकों से महसूस की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके नए पैरामीटर्स होंगे और उम्मीद है कि इससे देश में एक स्थिरता भी आएगी और तमाम लोगों की जो चिंताएं हैं, अलग अलग मांगों के रूप में सामने आ रही हैं, वो भी सॉल्व होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।